शिखर बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। नदी के किनारे एक आदमी था। उसके पास एक छोटी नाव, एक बाघ, एक बकरी और घास की गठरी थी। उसे नदी पार करनी थी। वह नाव बहुत छोटी थी। उसमें नाविक के अलावा केवल एक प्राणी या केवल एक चीज और आ सकती थी। अगर वह बाघ को पहले ले जाता तो बकरी घास खा जाती। अगर वह घास को पहले ले जाता तो बाघ बकरी को खा जाता। अगर उसे सारी चीजें सही सलामत रखते हुए नदी पार करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। पहले उसे बकरी को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए ताकि घास बाघ के पास सुरक्षित रहे। फिर उसे घास को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए, पर बकरी को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। तीसरे चक्कर में उसे बाघ को साथ ले जाना चाहिए और बकरी को वहां छोड़ देना चाहिए। बाघ को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद उसे वापस बकरी को लेने जाना चाहिए। इस तरह वह तीनों चीजों को सही सलामत रख सकता है। आपने यह पहेली कैसे हल की? आपने इसे हल कर लिया क्योंकि आपने बकरी को घास के साथ और बाघ को बकरी के साथ छोड़ने के परिणामों के बारे में सोचा। आपने इस समस्या के कई पहलू देखे और फिर इसका हल निकाला। जब हम किसी चीज के कई पहलू देखते हैं तब हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। आप सब ने कभी ना कभी कोई पहेली हल की होगी या किसी को पहेली हल करने के लिए दी होगी, तो हम कह सकते हैं कि आपको समस्या का विश्लेषण करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। आइए एक पहेली के द्वारा आपकी विश्लेषण करने की योग्यता को काम में लेते हैं। तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, झट से घर में घुस जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी। पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना रह पाओगे। बताओ मैं कौन हूं? सही कहा, जवाब है हवा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? पहली बार पढ़ने पर हमें यह कठिन लगा होगा क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, पर जब हमने वाक्यों को अलग अलग करके उनके अर्थ पर ध्यान दिया तो हमें यह सूझा कि यह कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आखिरी वाक्य पढ़कर यह समझ आने लगा कि यह ऐसी चीज है जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। हम उत्तर ढूंढने के लिए विश्लेषण कर रहे थे। जो विद्यार्थी सही जवाब नहीं बता पाए वे भी अलग अलग तरह से सोचकर विश्लेषण कर रहे थे। अब एक और पहेली। अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, बताओ मैं कौन हूं? सही कहा, इसका जवाब है चश्मा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? जब आपने
पहली बार पहेली पढ़ी तो आपने ऐसी चीजों या लोगों के बारे में सोचा होगा जो हमें पढ़ाते हैं। फिर आपने ऐसी चीजों के बारे में सोचा होगा जो हमारे नाक पर बैठ सकती हैं। इससे आपको चश्मे का ख्याल आया होगा। फिर आपने पहेली में दी गई बातों की तुलना चश्मे से की होगी। तुलना करना भी समीक्षात्मक विचार का एक पहलू है। आपको स्क्रीन के बाईं तरफ और दाईं तरफ कुछ चित्र दिखाई देंगे। आपको उनके सही जोड़े बनाने हैं, ठीक है? जूते, बटन, शर्ट, चित्र या तस्वीर, प्रकार, रबर, रंगों का डिब्बा, लेस या फीते, पेंसिल, वृत्त। क्या हम उत्तर देखें? हमें सही जवाब कैसे पता चले? हमने बाईं ओर दिखाई गई चीजों को एक समूह माना और दाईं ओर दिखाई गई चीजों को दूसरा समूह। फिर हमने बाईं ओर से एक चीज ली और दाईं ओर की सूची में उससे संबंधित एक चीज देखने की कोशिश की। उदाहरण के लिए हमें जूते और बटन, चित्र, रबर, वृत्त के बीच में कोई संबंध नहीं दिखा, इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया। हमने देखा कि जूते को लेस या फीते से मिलाया जा सकता है, इसलिए हमने इनका जोड़ा बना दिया। संबंधी स्थापित करना भी समीक्षात्मक सोच का एक तरीका है। क्या हम कुछ और चीजों के बीच संबंध बनाएं? स्क्रीन पर कुछ तुलनात्मक संबंध दिखाए गए हैं। आपको छूटी हुई संख्या पहचाननी है। अगर 6 और 24 के बीच वही संबंध है जो 10 और 40 के बीच है, और वही संबंध 16 और छूटी हुई संख्या के बीच है, तो वह छूटी हुई संख्या कौन सी है? 6 को 4 गुना करने से 24 मिलता है। 10 को 4 गुना करने से 40 मिलता है। इसलिए छूटी हुई संख्या होगी 64, क्योंकि यह 16 की 4 गुना होगी। हम कह सकते हैं कि 16 और 64 के बीच में वही संबंध है जो 6 और 24 के बीच और 10 व 40 के बीच है। अगली पहेली, अगर मेंढक टर्राता है तो हाथी क्या करता है? मेंढक की आवाज को टर्राना कहते हैं। हाथी की आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। अब एक और पहेली। जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में एक संबंध है, उसी तरह वर्ग का संबंध किस चीज के साथ है? जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में संबंध है, उसी तरह वर्ग और घन के बीच में संबंध है। इसलिए सही जवाब है घन। अगली पहेली। महाराष्ट्र और मुंबई के बीच जो संबंध है, वह संबंध दक्षिण बंगाल का किसके साथ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दक्षिण बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसलिए सही जवाब है कोलकाता। इन सब पहेलियों में 2 चीजों के जोड़े थे। हम यह पहचान पाए कि उन जोड़ों के बीच में क्या संबंध है
और उन दोनों जोड़ों के संबंध की तुलना किस तरह की जा सकती है। जो जोड़ा दिया गया था उसके संबंध के आधार पर हम अधूरे जोड़े को पूरा कर पाए। जब हम दो जोड़ों के बीच के संबंध को देखते हुए कोई छूटी हुई चीज का पता लगा सकते हैं, तो हम ऐसी चीज का भी पता लगा सकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखकर यह बताएं कि इनमें अजीब बात कौन सी है। चांदनी रात में कमल खिला हुआ है। रेगिस्तान में एक नाव है। एक भारतीय भैंस के बगल में पेंगुइन खड़ा है। रेगिस्तान में दरियाई घोड़ा है। बहुत बढ़िया। कमल के फूल को चांदनी रात में खिला हुआ बताना अजीब लगता है, क्योंकि वह केवल धूप में खिलता है और रात को बंद हो जाता है। नाव चलाने के लिए पानी होना चाहिए, इसलिए रेगिस्तान में नाव देखकर अजीब लगता है। पेंगुइन एंटार्क्टिका जैसी ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भारत जैसी गर्म जगहों पर दिखना अजीब है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, उसे रेगिस्तान में देखकर अजीब लगता है। विश्लेषण के तरीके। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। अब एक और पहेली हल करेंगे। एक दिन कमला ने देखा कि उसके पड़ोसी गायत्री और गरिमा दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। जब वह उनके पास गई, तब उन्होंने उसे अपनी समस्या बताई और झगड़ा निपटाने के लिए कहा। उनकी बात सुनने के बाद कमला ने उस मामले में अपनी राय देने से मना कर दिया। जब उसकी बेटी राखी ने पूछा कि वहां क्या हुआ था, तब कमला ने बताया कि वे मुर्गे के अंडों के बारे में झगड़ रहे थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए। क्या आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक मुर्गा कभी अंडे नहीं देता। वह मुर्गा गरिमा के घर में तो क्या, बल्कि किसी भी घर में अंडे नहीं देगा। इसलिए कमला इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सकती। किसी संभावना का पता लगाना भी विश्लेषण का एक तरीका है। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। विश्लेषण के तरीके। पहला, तुलना करना। दूसरा, संबंध बनाना। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। चौथा, संभावना का पता लगाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने विश्लेषण के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा की थी। क्या अब हम देखें कि हम इन तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में
किस तरह से कर सकते हैं? बाहर जाने से पहले मारूफा के पिता ने उसे कहा कि वह घर में बिखरे हुए सारे अखबार समेटकर आधे घंटे में उनकी मेज पर रख दे। मारूफा अपनी बहन के साथ एक खेल खेलने में व्यस्त थी और वह इस बारे में बिल्कुल भूल गई। जब घड़ी का घंटा बजा तब उसे वह काम याद आया। वह दौड़कर अंदर गई और उसने अपनी बहन से कहा, रुको, अगर मैंने ये अखबार नहीं समेटे तो पापा को बहुत गुस्सा आएगा। यह घटना घटने से पहले ही मारूफा को कैसे पता चला कि उसके पापा को गुस्सा आएगा? वह इस बात को जान पाई कि उसे जो काम दिया गया था, अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। उसे पता था कि काम पूरा ना होने पर उसके पापा की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह किसी कार्य के परिणाम का पूर्वानुमान कर पाई। पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। जब हम कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी और रविवार के दिन पर्यटक स्थलों पर बहुत भीड़ होगी, तब हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। पहला, पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। आपको पता चला है कि सुबह स्कूल जाने के रास्ते में एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है। आप यह समझते हैं कि उस समय वहां ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इस परिस्थिति के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? आप या तो जुलूस निकलने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे या फिर स्कूल के लिए दूसरा रास्ता लेंगे, है ना? इसे निष्कर्ष निकालना कहते हैं। निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। आपने एक चित्र बनाया और अपने सहपाठियों को दिखाया। एक सहपाठी ने कहा, यह बहुत अच्छा है, बधाई हो। दूसरे ने कहा, कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता। फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो। तीसरे ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने ये छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। इन बातों को सुनकर आप इन लोगों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर कोई कहता है यह बहुत अच्छा है, बधाई हो, पर आपको यह नहीं बताता कि वह अच्छा क्यों है, तो वह ऐसे ही बाहरी तौर पर आपकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपकी केवल जान पहचान हो सकती है। जो व्यक्ति कहता है कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता, फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो, वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं हो सकता क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने यह छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। वह ना केवल आपकी प्रशंसा कर रहा है बल्कि आपकी कमियां भी बता रहा है और आपके काम को सुधारने के सुझाव भी दे रहा है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा भरोसेमंद मित्र होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार और बातचीत का विश्लेषण करके हम भरोसेमंद और अविश्वसनीय व्यक्तियों के बीच का फर्क जान सकते हैं। ऐसा करके हम अविश्वसनीय लोगों से बच सकते हैं। अब अगली कहानी।
सन 1919 में विक्रम साराभाई उद्योगपतियों के परिवार में पैदा हुए थे। भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन उनके परिवार से मिलने और उनके साथ रहने आया करते थे। ऐसे महान व्यक्तियों की संगत का विक्रम साराभाई के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ। कैम्ब्रिज से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सर सीवी रमन के साथ काम किया। उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है और उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। जो लोग उनके जीवन के बारे में पढ़कर उसका विश्लेषण करेंगे वे यह जान पाएंगे कि वे दूरदर्शी थे। उन्होंने अंतरिक्ष अध्ययन से संबंधित नवीन तकनीकों को इजाद किया और वे एक अच्छे उद्योगपति भी थे। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने के बाद हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। इसी तरह हम और भी कई महान लोगों के बारे में पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, जिस तरह वे जीवन में आगे बढ़े, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपके आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई महान काम किया है? क्या आप उनके जीवन का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि उनकी सफलता का कारण क्या है? धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप भी ऐसे सकारात्मक गुण विकसित करके जीवन में महान काम करेंगे। आइए जेनिफर की कहानी सुनते हैं। जेनिफर किसी काम से मथुरा गई। वह मथुरा से पेड़े लेकर आई और उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक दादी माँ को पेड़े दिए। दादी माँ ने कहा, तुमने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए पेड़े लेकर आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं पेड़े नहीं खा सकती क्योंकि मुझे डायबिटीज है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए अनुकूल होती हैं और कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद होती हैं। किसी व्यक्ति के लिए जो चीज अनुकूल हो या उसे पसंद हो, वही चीज उसे देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लोक संगीत पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती ऐसा संगीत नहीं सुनाना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें पहले से यह सोच लेना चाहिए कि वह चीज उनके लिए उचित और अनुकूल होगी कि नहीं। अब एक और कहानी सुनेंगे। सुरवीन एक दुकान पर सजावट के लिए कंदील खरीदने गई। उसने 2 कंदील देखे जो एक जैसे थे, पर उनमें से एक कंदील महंगा था। उसे लगा कि महंगे वाला ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उसने महंगे वाले 3 कंदील मांगे। पर दुकान पर महंगे वाले केवल 2 कंदील थे, इसलिए उसने एक सस्ता वाला खरीद लिया। कुछ दिनों बाद महंगे वाले दोनों कंदील खराब हो गए, पर सस्ता वाला बिल्कुल ठीक था। वह समझ गई कि महंगी चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। क्या आपने कभी कोई चीज यह सोचकर खरीदी है कि वह महंगी है इसलिए अच्छी होगी? क्या वह सस्ती चीजों से खराब निकली? क्या आप अपने अनुभव के बारे में किसी को बताना चाहेंगे?
अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। यह जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें हमेशा बेहतर हो, इसलिए पूरा विश्लेषण किए बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमेशा पूरी जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह तरकीब चीजें खरीदते समय और समस्याओं को हल करते समय बहुत काम आती है। विश्लेषण से हमें तुलना करके निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। अब अंत में एक और पहेली। 5 कौवे एक तार पर बैठे हैं। बाईं ओर बैठे कौवे ने अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया और थोड़ा सरक कर वहां से अचानक उड़ गया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? तो वहां पर 4 कौवे हैं। चारों में से दाईं ओर बैठे कौवे ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, फिर उसने अपने पंख के नीचे खुजलाया, तार पर अपनी चोंच बाएं से दाएं रगड़ी और वहां से उड़ गया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? हाँ, अब वहां पर 3 हैं। जब 3 कौवे तार पर बैठे थे, तब एक शिकारी ने गोली चलाई और बीच में बैठे कौवे को मार गिराया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? क्या आपने कहा 2 कौवे? 3 में से 1 निकालें तो 2 बचेंगे। गणित के हिसाब से यह जवाब सही है, पर सोचिए, अगर एक कौवा गोली लगने से मर जाए तो क्या दोनों कौवे वहीं बैठे रहेंगे? वे गोली की तेज आवाज से उड़ जाएंगे, है ना? यह उत्तर सबसे उचित होगा। हम यह उत्तर तभी दे सकते हैं जब हम समीक्षात्मक रूप से इस परिस्थिति का विश्लेषण करें। समीक्षात्मक विश्लेषण से हम परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमें परिस्थिति का समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहिए, सही पूर्वानुमान करना चाहिए और उचित निष्कर्ष निकालना चाहिए। घने काले बादलों को देखकर छाता साथ में रखना, यह समीक्षात्मक विश्लेषण, पूर्वानुमान और सही निष्कर्ष का ही परिणाम है। समीक्षात्मक विचार का प्रयोग करते हुए जीवन में महान कार्य करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप करें? पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। 1. पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। 2. निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 3. अनुकरणीय व्यक्तियों को पहचानने में मदद मिलती है। 4. हमें दूसरों की पसंद और नापसंद के आधार पर निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 5. तुलना करके निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 6. परिस्थिति को अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।